ट्रंप ने एक धमकी दी है दोबारा से, ईरान, यूएई, बहरीन है, इसको खाली कर दिया जाए। अमेरिका ने तो बंद किया ही नहीं हमला करना ईरान के ऊपर। The U.S. launched new strikes against Iran in response to its drone attacks on a ship in the Strait of Hormuz. अमेरिका को ये बात बहुत चुभ रही है कि ईरान जो है वो क्यों कंट्रोल रखा हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। सिचुएशन ये बनी हुई है कि पलड़ा किसका भारी है। उनका अपना मीडिया कह रहा है, 92% इजराइल के लोग कह रहे हैं अमेरिका जो है वो हार चुका है, ईरान जीत चुका है। मुश्तबा अली खamenei साहब, उनका मौकिफ क्या है? आयतुल्लाह मुश्तबा खamenei जो है वो ज्यादा सख्त हैं आयतुल्लाह अली खamenei से। आयतुल्लाह मुश्तबा खamenei ने 17 साल की उम्र में बाकायदा ऑन द ग्राउंड जंग लड़ी है जाके इराक के खिलाफ। अली खamenei, इनका जनाजा कौन अदा कर रहा है, ये कोई अभी तक अपडेट आई? जब तक मामला पूरी तरीके से हल नहीं हो जाते तब तक आयतुल्लाह मुश्तबा खamenei सामने नहीं आएंगे। कौन से लीडरान जो शिरकत करने जा रहे हैं इस जनाजे में? वीआईपी लिस्ट है। ये भी कहा जा रहा था कि मोदी सरकार कभी आने का प्लान है, तो उसको बुलाने की क्या जरूरत थी? फादरलैंड और मदरलैंड तो करके आ गया इजराइल के अंदर। फिर जयशंकर ने 3 दफा कॉल किया अराक्ची साहब को, नहीं उठाई कॉलें। ईरान के लोग टाई क्यों नहीं लगाते? 2004 का फतवा क्या था जो सैयद अली खamenei साहब ने दिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हई सदीक। और हालिया आपने देखा है कि 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुए, एक पाकिस्तान इस्लामाबाद में और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड बर्गनस्टॉक के अंदर। देखने को मिला कि किस तरह से यूएस और ईरान एक पेज पे इकट्ठा होता है। फिर कुछ क़यास-आराइयाँ आई कि जनाब वहाँ से वो रवाना हो गए हैं। उसके बाद कई क़यास-आराइयों के बाद ये सारा मेमोरेंडम साइन हो जाता है, जिस पे लिखा जाता है कि जनाब अब कोई जंग नहीं होगी, जंग बंदी रहेगी। लेकिन संडे को, मतलब इतवार के दिन, कल फिर से कतर और कुवैत में हमले होते हैं जो कि एयर बेसिस पे किए जाते हैं यूएस की। फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये सब बयानियाँ है। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है, मधु की है पॉडकास्ट में। जॉन हुसैन हमें अक्सर ज्वाइन करते हैं और हमें अंदर के हकाइक पर मबनी बातें बताते हैं और रियलिटीज़ बताते हैं कि असल में मामला है क्या। ये सारी मीडिया की गेम तो है ही, लेकिन ये टीबीटी डिजिटल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको असल इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जॉन, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम अब्दुल्ला भाई। जॉन, मुझे बताइएगा कि ये कुवैत और बहरीन में जो हमले हुए हैं दोबारा से, क्या दोबारा से जंग होने वाली है? कुछ बड़ा होने जा रहा है? देखिए, पहले तो हमले क्यों किए ईरान ने, उससे अगर हम रिवर्स गियर मार के पीछे जाएं तो हमें पता चलेगा कि क्लॉज नंबर 4 और 5 इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉज नंबर 4 अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो भी इम्पेडिमेंट्स हैं जितने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, वो सारे इम्पेडिमेंट्स वो जो है यूएस उसके अंदर कोई भी रुकावट खड़ी नहीं करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी रुकावट इसके अंदर इम्पेडिमेंट नहीं करेगा और अपनी मिलिट्री जो फोर्सेज हैं उनको दूर भी करेगा। दूसरा, क्लॉज नंबर 5 क्या कहता है? क्लॉज नंबर 5 भी यही क्लियरली कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो पैसेज वे है उसके अंदर कश्तियों को प्री वॉर लेवल पे लाने के लिए ईरान की जिम्मेदारी है कि वो प्री वॉर लेवल्स पे लेके आएगा और ईरान और ओमान मिलकर डिसाइड करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होना है। तो बात सारी ये कि जब मुआहदे के अंदर लिखा हुआ है कि आप रुकावट नहीं डालेंगे बीच में एज अमेरिका, और ईरान जो है वो इंश्योरेंस देगा यहाँ पे पैसेजवे की, और ईरान और ओमान कोऑर्डिनेट करेंगे, तो आप किस तरीके से ये कर सकते हैं कि आप एक नया रास्ता खोल दें कश्तियों को ले जाने के लिए कि जी ठीक है, क्योंकि जाहिर है अमेरिका को ये बात बहुत बहुत चुभ रही है कि ईरान जो है वो क्यों कंट्रोल रखा हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। और अगर ईरान के पास से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल चला जाता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका के पास सारी चिप्स होंगी और अमेरिका जो है वो जिस तरीके से चाहेगा आगे लेके जाएगा। उसको पैसे देने देगा, नहीं देने नहीं देगा, अटैक करना है करेगा, जो करना है उसका जो चाहेगा वो करेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही एक लेवरेज है ईरान के पास जिसके थ्रू वो जो है अमेरिका को इन्फ्लुएंस कर सकता है या प्रेशर कर सकता है। अभी यही मेन प्रेशर है ईरान के पास कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो एक टोल का भी इशू बताया जाता है कि टोल टैक्स का सिनेरियो भी है, उसके अलावा भी प्रेशराइज करने के लिए। टोल तो देखिए अब्दुल्ला भाई, टोल तो पहले ही बोल दिया ना, मुआहदे के अंदर लिखा हुआ 60 दिन के लिए टोल नहीं लेंगे, और ईरान भी नहीं ले रहा 60 दिन का जो पीरियड है उसके अंदर कोई टोल नहीं ले रहा ईरान। बात सारी ये है कि कश्तियां जब गुजरेंगी और आप, ईरान वार्निंग दे रहा है। ईरान ने जब अनाउंस किया था ये पैसेज वे अमेरिका और ओमान ने, तो ईरान ने कह दिया था कि आप जो है वो नहीं करें वरना हम जो है वो शॉट्स फायर करेंगे, और फिर शॉट्स फायर करनी पड़ी। और उसके बाद बहरीन और कुवैत के ऊपर जो है आपने, जब ईरान के ऊपर हमले हुए तो बहरीन और कुवैत के जो बेसिस थे अमेरिका के, जो नेशनल नेवल सिक्योरिटी जो बेस है उसको 5th कमांड को मारा, और अली अल सालिम जो अमेरिका का एक और बेस है उस पर मारा। तो बात सारी ये है कि बातचीत जो है वो तो चल रही है, लेकिन ऑप्टिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्टिक्स है। देखिए, जब मिसाइलें
जब मिसाइलें पड़ रही हों, ईरान के ऊपर मिसाइलें गिर रही हों, कश्तियों पे आग लग रही हो, बेसिस पे अटैक हो रहा हो, तो बातचीत से जरा आगे हैं चीजें। और हम ये देख रहे हैं इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अंदर सिचुएशन ये बनी हुई है कि मिलिट्री पावर के थ्रू, हार्ड पावर के थ्रू सॉफ्ट पावर जो है वो फॉलो कर रही है उसके पीछे। ठीक। जो मुज़ाकरात के अंदर या जो निगोशिएशंस के अंदर टर्म सेट होंगे वो सेट ही उस बुनियाद पे होंगे कि पलड़ा किसका भारी है। और ठीक। हमें नजर आ रहा है कि ईरान का पलड़ा इस वक्त भारी है, क्योंकि मुआहिदा बहरहाल अमेरिका की एक बहुत बड़ी शिकस्त जाहिर करता है। आप अगर मुआहिदे के सारे पॉइंट्स देखें तो क्लियरली दुनिया में कोई भी हो वो यही कह रहा है कि जी अमेरिका हार चुका है, सिवाय कुछ लोगों के जिनको शायद यूएस का वीजा चाहिए हो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, वरना तो सभी ये कह रहे हैं कि और वो भी ये नहीं कहते कि ईरान हार गया, वो कहते हैं कि जी बैलेंस्ड है, वो कहते हैं कि जी बैलेंस पोजीशन है। तो बात सारी ये कि उनका अपना मीडिया कह रहा है, 92% इजराइल के लोग कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो हार चुका है, ईरान जीत चुका है, और किसी तरीके से अमेरिका चाह रहा है कि इस जीत को हार को तब्दील करे जीत के अंदर। तो देखें अभी जो मामला चल रहे हैं वो जीसीसी के अंदर चल रहे हैं, उनका देखा जा रहा है कि वो किस तरीके से आगे मामला को बढ़ाते हैं। क्या वो अमेरिका से आजाद होंगे, क्या वो अमेरिका को गुड बाय करेंगे, या क्या वो अमेरिका के साथ ही ज्वाइन रहेंगे? क्योंकि बात सारी है कि मुआहिदा तो हो गया, लेकिन मुआहिदे के अंदर जो चीजें तय पानी थी, फ्रोजन एसेट्स ईरान को अभी तक नहीं मिले। पेज़ेशकियान साहब ने बोला मिलने हैं, लेकिन क्या मिले अभी तक? नहीं मिले। उससे भुट्टे खरीदे जाएंगे, सोयाबीन खरीदा जाएगा, क्या खरीदा जाएगा, वो अभी तक बातचीत चल रही है जी। इसी को हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इसमें $300 बिलियन भी जो रिक्वायर्ड किया है ईरान ने, जो कि मीडिया पे नहीं बताया गया था, लेकिन बाद में खुद ईरानी मीडिया ने इसको क्लेम किया कि ये चीज़ें हम लोगों ने अप्रूव करवाई हैं। तो इसको क्या देख रहे हैं, क्या ये $300 बिलियन भी मिलेगा ईरान को कंपनसेशन के तौर पर? और कौन कौन सी कंपनसेशन है? पहले अपनी वो वाली बात कंप्लीट कर लीगा, इसका जवाब बाद में दे दीजिएगा बेशक आप। देखिए, लेबनान के अंदर भी अभी तक मामला जो है वो अटका हुआ है, क्योंकि सरेंडर कर दिया ना लेबनीज गवर्नमेंट ने, तो बेसिकली कह दिया इजराइल को कि आप 55 से जायद गांव आप रखें। और आज ऐसा बम मारा है इजराइल ने वहां पे कि अल्लाह माफ करे, अगर आप उसकी फुटेज देखें तो ऐसा लगता है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज किया उन्होंने, ऐसा लगता है। बहरहाल देखें, ये $300 अरब वाली जो बात है, ये $300 अरब वाली जो बात है, ये $300 अरब क्यों देंगे? क्या ये फरिश्ते हैं? क्या ये दूध से धुले में जो ये $300 अरब देंगे? इन्होंने जल्दबाजी में आके, क्योंकि ये हार गए थे, 4 हफ्ते का रिजर्व इनका बचा था, स्ट्रेटेजिक रिजर्व ट्रम्प के बकौल, तो इन्होंने जल्दबाजी में आके बोल तो दिया कि हाँ जी हम लोग देंगे, क्योंकि ईरान तो नहीं हट रहा था ना अपनी रेड लाइन से। ईरान ने बोला कि जी या करना है तो हमारे टर्म्स पे होगा मुआहिदा या नहीं होगा। तो उन्होंने कह तो दिया कि हम $300 अरब देंगे, लेकिन जब वो अपना तेल ले जाएंगे यहाँ से, जब अपने आप को वो गहरी सांस ले लेंगे, जब मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे, तो अब्दुल भाई तू को जा मन को जा, वही वाली बात है। आप जो है वो कहाँ फिर आगे, आप कहाँ मैं कहाँ, आप कौन मैं कौन, वही वाली बात हो जाएगी। और अमेरिका जो है वो, मुझे नहीं लगता कि $300 अरब देगा। हाँ, अगर ईरान इसको सही तरीके से प्ले आउट करता है तो मजबूर कर सकता है वो अमेरिका को कि अमेरिका जो है वो पूरे पैसे दे। और इसके अंदर मेरे ख्याल में जब फ्रोजन एसेट अभी तक पूरे नहीं मिले तो $300 अरब तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद नए बहाने आ जाएंगे, नई चीजें आ जाएंगी, नए नए तरीके आ जाएंगे जिस तरीके से वो अवॉइड कर सके। और बहस यही चल रही है, वही वाली बात है, दफ्तर के अंदर जाते हैं आप तो बोलते हैं जी मुझे काम करवाना है, वो कहता है जी उस बंदे के पास जाओ, दूसरा कहता है उसके पास जाओ, तीसरा कहता है ठीक है, करना उसने ही होता है जिसके पास पहले जाता है बंदा। अमेरिका कह रहा है गल्फ देगा, गल्फ के अंदर कतर कह रहा है कि जी वो देगा, दुबई कह रहा है कि वो देगा। बात सारी ये कि देखिए, अच्छी तो बहुत है चीजें, उम्मीदवार रहना चाहिए इंसान को, लेकिन थोड़ा रियलिटी में भी आके बात करनी चाहिए। अमेरिका जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि बैठा हुआ है पैसे देने के लिए और सारे जो है वो राजी हो जाएंगे। बड़ा लड़ना पड़ेगा आगे, बड़ा सख्त दौर आने वाला है, मेरे ख्याल में बड़ा सख्त मरहला आने वाला है। ये टाइम ज्यादा मुश्किल होगा, मुआहिदे से ज्यादा मुश्किल इस मुआहिदे के बाद फाइनल डील को पूरा करना और उससे आगे जाके चीजें मटीरियलाइज करवाना, ये बहुत सख्त मरहला है। मतलब अभी तो हम स्टेज 1 भी पार नहीं किए, मतलब मुआहिदा जो है वही इंप्लीमेंट नहीं हुआ अभी, तो स्टेज 2 पे पढ़ेंगे 60 दिन के मुआहिदे पे, फिर स्टेज 3 पे पढ़ेंगे मटीरियलाइजेशन पे। मतलब ये लंबी कतार ही लग रही है। मतलब ये अभी प्रोसीजर इतना छोटा नहीं है जितना हमें लग रहा है कि जी अब मामला तय पा गए हैं। और फिर वो जो दोबारा हमले हुए हैं, वो कहते हैं जी एक शिप गुजर रही थी ईरान की उधर स्टेट ऑफ होर्मुज़ के करीब, जिस पे हमला किया और फिर यूएस ने अटैक किया उसकी वजह से। तो ये अब कहानियां तो यही सुनने को मिली, तो ये अच्छा किया आपने क्लियर कर दिया। नहीं, एक और चीज मैं बोलूं, लोग कहते हैं, अब बड़ा मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि ईरान ने सीज फायर वायलेट कर दी। पहली बात तो ये वायलेशन तो कोई है नहीं, क्योंकि अमेरिका ने पहले अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 वायलेशन की है। लेकिन लेट सपोज, मैं कहता हूं चले जी ठीक है, ईरान ने लेट सपोज वायलेशन कर ली, क्या आप लोग, आपको नहीं कह रहा, वैसे जनरली कह रहा हूं उन लोगों को जो ये बातें करते हैं, क्या आप लोग सो रहे थे उस टाइम पे जब यूएस ने जो है वो नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ था? सीज फायर के दौरान, एमओयू के बाद भी ब्लॉकेड जो है वो लगा हुआ था।
ठीक। ब्लॉकेड क्या है? ब्लॉकेड तो एक्ट ऑफ वॉर है। तो अमेरिका ने तो बंद किया ही नहीं हमला करना ईरान के ऊपर, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो अब सही। ये कहना कि जी ईरान ने जो है वो सीज फायर वायलेट कर दी इसलिए क्योंकि वो अमेरिका को नहीं चाह रहा कि वो चिप्स मिले या लेवरेज मिले ईरान के ऊपर, तो मेरे ख्याल में ये तो रिकंसिडर करना पड़ेगा। हमारे जो तज्जियाकार हैं उनको रिकंसिडर करना पड़ेगा इन चीजों को। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे चलते हैं जॉन। ट्रंप ने एक धमकी दी है दोबारा से। उन्होंने कहा कि ईरान, यूएई और ये जो बहरीन है इसको खाली कर दिया जाए। तो ये क्या मामला है? अब ये फिर दोबारा से क्यों हमले की तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है दोबारा से? देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रंप का जो बातें वो करता है, मार्केट जब बंद हो रही होती है, जब मार्केट बंद हो जाती है तो वो जंग की बातें करता है, मार्केट जब खुल रही होती है और खुलने वाली होती है तो वो मुआहदे की बातें करता है और टॉक्स की बातें करता है। ट्रंप के बयानी पे तो मेरे ख्याल में यूनिवर्सल कंसेंसस है कि इस बंदे की बात कोई नहीं सुन रहा और ना ही ठीक। किसी को सुननी चाहिए। कोई बिल्कुल भी ठीक। सेन आदमी जो है वो ट्रंप की बातें सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन जाहिर है बहरहाल अमेरिका का प्रेसिडेंट है तो उसके ऊपर गुफ्तगू करना जरूरी है कि वो जो बयानात दे रहा है, बहरहाल एक प्रॉब्लम तो है ना कि आप इस तरीके के बयानात दे रहे हैं। जी। ये जो बयानात दे रहा है इसने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी करके और प्रोजेक्ट फ्रीडम करके क्या हासिल कर लिया? और अगर इसको लग रहा है कि ईरान को खत्म कर देगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, तो आपने पहले भी अब्दुल्लाई भाई आपको याद होगा, लोग ब्रिजेस के ऊपर जब ये कह रहा था कि मैं ब्रिजेस ट्यूसडे विल जी। बी प्लांट डे और पावर डे, तो लोग जो है वो पुलों के ऊपर और पावर प्लांट्स के ऊपर आके खड़े हो गए थे और कह दिया था इनकी लीडरशिप ने कि जी मारना है तो मारो, हम तो खड़े हैं। तो ठीक कह रहे आपको हैं। अगर अमेरिका को अगर मारना है तो वो मार सकता है और वो बिल्कुल कोशिश करेगा आगे कि वो अमेरिका दोबारा ईरान के ऊपर अटैक करे, क्योंकि वो रिलैक्सेशन पीरियड में है इस वक्त, वो जो है अपने आप को रिस्टोर कर रहे हैं इस वक्त। ठीक। और ईरान के ऊपर हमला अगर वो करते हैं तो उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि ईरान ना सिर्फ रिटेलिएट करेगा, बल्कि इस दफा जो रिटेलिएशन होगी वो रिटेलिएशन बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। मैं पहले से कहता हुआ आ रहा था, जंग जब शुरू नहीं हुई थी तब भी मैंने कहा था कि देखें यूएई के ऊपर हमले होंगे, मैं पहले से कहता हुआ आ रहा था। और मैंने कहा था कि देखें ये मसला जो है वो ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे बंद कर सकता है, ईरान तो छोटा सा मुल्क है। मैं हाँ जी। अभी भी कह रहा हूं कि बाबल मंदब भी आपको बंद होता हुआ नजर आएगा अगर दोबारा जंग स्टार्ट वो होती आपने है मेरे मेरे ही पॉडकास्ट में पहले भी ये बात की थी आपने कि बाबल मंदब भी बंद होते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यस, तो बात सारी ये है कि देखिए अब्दुल्लाई भाई हमला तो कर सकते हैं लेकिन ईरान जो है फिर जो जवाबी कार्रवाइयां करेगा ये रीजनल से बाहर, ये रीजन से बाहर होंगे हमले। अब जो हमले सही। होंगे वो सिर्फ रीजन के अंदर महदूद नहीं होंगे, सिर्फ उन बेसिस के ऊपर नहीं होंगे जिन बेसिस में अमेरिका इस वक्त बैठा हुआ है, बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर और दूसरी जगहों पे, बल्कि दूसरे ममालिक जो हैं, जो यूरोपियन ममालिक हैं, उनके ऊपर भी खदशा है कि ईरान कहीं ना कहीं अपना फ्रंट एक्टिवेट कर सकता है वहां पे जो ईस्टर्न यूरोप की ओके। साइड है। ओके, ये बहुत शुक्रिया आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है सारे मामले को। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का बताइए, कैसे बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं ईरान के? और आपने देखा है कि अब 4 जुलाई से 9 जुलाई तक फ्यूनरल होने जा रहा है आयतुल्लाह खamenei शहीद का। तो उसमें क्या इंतज़ामात किए गए हैं, क्या मामला देख रहे हैं, पूरी दुनिया में से कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करिएगा। बहुत अच्छे ताल्लुकात देख रहा हूं मैं पाकिस्तान और ईरान के आगे जाके। देखिए पाकिस्तान ने जितनी एफर्ट्स की हैं इस माहदे को पूरा करने के लिए, आई थिंक अमेरिका को रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग पाकिस्तान को एक्सक्लूसिव वेवर्स देने चाहिए और एग्जेम्पशंस देनी चाहिए कि वो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन भी बनाए और ऑयल भी। ईरान के साथ तेल की तिजारत भी कर सके। इससे तेल की प्राइसेस भी सस्ती होंगी, पहले बलूचिस्तान से तेल तो आ ही रहा है हमारे पास, तेल की प्राइसेस भी सस्ती होंगी और इससे गैस पाइपलाइन से जो अभी जो हमें गैस पड़ती है वो $15 MMTU की पड़ती है और ठीक। ईरान जो है वो $11 MMTU की आपको गैस पड़ेगी अगर ईरान गैस पाइपलाइन से आप करवाएंगे। तो आई सही। थिंक बहुत बड़ा बेनिफिट पेट्रोल में भी होगा, बिजली में भी होगा और ये डिजर्व करता है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान डिजर्व करता है कि पाकिस्तान को एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिले। जी। और मेरे ख्याल में आगे जाके ताल्लुकात और अगर अच्छे होते हैं तो एक सिक्योरिटी ब्लॉक भी बन सकता है पाकिस्तान और ईरान और इन सबको मिला बिल्कुल, के। मुस्लिम नेटो का भी सुनने में आ रहा था कि मुस्लिम नेटो भी। जी, तो आई थिंक ये मामला अच्छे हो सकते हैं। दूसरा अगर बात करें आयतुल्लाह खामनई की तदफीन की, यहाँ पे जी। 4 जुलाई से तकरीबात स्टार्ट हो रही हैं। तेहरान के अंदर पहले तो सेरेमनीज होंगी, हेड्स ऑफ स्टेट्स तेहरान आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान से। दूसरे ममालिक से अभी तक कौन कौन से हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं इसका मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल सकी अभी तक क्योंकि अब वेटिंग है। लेकिन बहुत सारे ममालिक के लीडर्स जो हैं वो अपनी शिरकत करने का प्लान कर रहे हैं इस वक्त। जॉन, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि मेन कौन से लोग या कौन से लीडरान आप देख रहे हैं कि जो शिरकत करने जा रहे हैं इस जनाजे में, इस बड़े इस जनाजे में? देखिए फाइनल अगेन मुझे नहीं पता कि और कौन सा हेड ऑफ स्टेट आ रहा है, लेकिन 900 लोगों की हाईली जो वीआईपी लिस्ट होती है, 900 लोगों की वीआईपी लिस्ट है जिनमें पता नहीं किस मुल्क से कौन कौन आ रहा है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन तमाम ठीक। तमाम जो ममालिक जिन्होंने ईरान को सपोर्ट शो किया और जो जो आयतुल्लाह खामनई के
सपोर्ट के साथ खड़े रहे उन ममालिक से। हत्ता कि मैंने सुना है कि साउथ अफ्रीका से भी कुछ लोग आ रहे हैं, यूरोपियन ममालिक से भी कुछ डेलीगेशंस आ रही हैं, तो दुनिया के तमाम कोनों से जो है वो लोग आ रहे हैं। एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट और ये जो दूसरे लोग हैं सोशली जो जो काम करते हैं, उन लोगों की लिस्ट बहुत बड़ी है। 900 लोग तो सिर्फ वीआईपीज हैं, दूसरे जो आ रहे हैं उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। रिलीजियस लीडरान भी आ रहे हैं इसके अंदर। सिक्योरिटी की वजह से शायद डिक्लेयर नहीं किया जा रहा अभी भी कि ठीक है, एग्जैक्टली कौन कौन आ रहा है। बहरहाल ठीक है, ये कंफर्म्ड है कि एक लिस्ट जो है वो काफी लंबी बनी हुई है उन लोगों की जिन्होंने अग्रीमेंट कर लिया है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो आने का कर रहे हैं, जिनको आना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतने आजाद नहीं है कि अमेरिका के शिकंजे से बाहर आके वो डिक्लेयर कर सकें कि वो जा रहे हैं ईरान या तकरीब में जो है वो शिरकत करेंगे, क्योंकि जाहिर है अमेरिका को उनको दिखाना है कि जी हम आपके साथ हैं एंड व्हाट नॉट। बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन हो रही है हाई लेवल पे। शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल और ठीक, मोहसिन नकवी साहब का भी सुना है कि वो भी आ रहे हैं। तो बिल्कुल लेट्स ठीक, सी के किस तरफ चीजें जाती हैं। बहरहाल अरेंजमेंट्स ऐसे ही बने हुए कि 2 दिन तेहरान के अंदर होगा, 1 दिन कुम के अंदर होगा, उसके बाद 8 को इराक के अंदर होगा। इराक के बाद जो है वो फाइनली 9 तारीख को जो है वो तदफीन होगी मशहद के अंदर। तो ये प्लान है फिलहाल। बिल्कुल 9 तारीख को उनकी तदफीन की जाएगी। मतलब ये काफ़ी डिले के बाद अब ये 4 से 9 जुलाई के अंदर ये सारी तकरीबात रखी गई हैं इनके हवाले से, तदफीन से रिलेटेड। यस यस। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था जॉन, ये भी कहा जा रहा था कि मोदी सरकार कभी आने का प्लान है, तो वो भी लोगों का ये भी कहना था कि काफ़ी कि वहाँ तो 2 दिन पहले हमले से मोदी भी उधर पहुँचा हुआ था इज़राइल, तो उसको बुलाने की क्या ये ज़रूरत थी? यही दिखाना यही था कि मौका था इंडिया के पास ये प्रूव करने का कि वो किसके साथ खड़े। क्योंकि देखें, वो फादरलैंड और मदरलैंड तो करके आ गया इसराइल के हाँ, अंदर, फिर कॉल जी। की, मोदी ने यहाँ पे कॉलें की, जयशंकर ने 3 दफा कॉल किया अराक्ची साहब को, नहीं अच्छा, उठाई कॉलें। जी 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 जी, बड़ी आपको याद होगा जब अराक्ची साहब बैठे हुए थे न्यू दिल्ली में, तो विष्णु जो इनकी कश्ती थी, वेसल थी, उसी वक्त उसको डुबाया गया था यहाँ पे। एज अ, देखिए ये सिग्नलिंग होती है, और सिग्नलिंग यही है, ईरान ने बुला के यही दिखाया कि अच्छा तुम कह रहे हो कि तुम सही हो गए हो, तो जी फिर दिखाओ कि अगर अगर वाकई तुम्हारे अंदर है, इतना इन्फ्लुएंस नहीं है तुम्हारा अमेरिका क्या और इसराइल के साथ तुम अलग हो रहे हो, तो फिर दिखाओ। और ठीक। मौका ईरान दे रहा है ये दिखाने के लिए। देखिए ईरान चाहता है कि ये जो ममालिक इसराइल के साथ अलाइंड हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो ममालिक दूर किए जाएं इसराइल से। हुँ, हर किसी के साथ वो तो अपने इश्यूज अलग जगह, कश्मीर के अंदर ईरान सपोर्ट करता है पाकिस्तान के स्टांस को, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर भी बोलता है, लेकिन हर किसी के साथ अगर लड़ाई करने बैठ जाए तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। तुर्की भी नहीं बचेगा, क्योंकि तुर्की जो है वो तेल ट्रांसपोर्ट करता है अजरबैजान से लेके ठीक। इसराइल को। तो बात सारी ये है कि ईरान चाहता है कि किसी तरीके से रिलेशन ऐसे बनाए जाएं कि जितने ममालिक इसराइल के साथ हैं वो हुँ, ममालिक इसराइल से दूर हों, और वो ममालिक जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से दिखाएं कि दुनिया को या तो सच्चाई नजर आ जाए कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, या हुँ, तो उनको खींचा जाए और दूसरे ब्लॉक में लेके आया जाए। तो ये बिल्कुल एक ठीक। आखिरी मेरे ख्याल में मौका था मोदी के लिए, और मेरे ख्याल में जो है वो जो दिखा दिया उसने, मोदी जो है वो नहीं शिरकत कर रहा, तो यहाँ पे सिग्नल क्लियरली मिल चुका है कि हम आजाद नहीं हुए हैं इसराइल से और बिल्कुल हम। ठीक, बिल्कुल ठीक। मतलब इन्फ्लुएंस इज़राइल का है मोदी सरकार के ऊपर। यस यस एब्सोल्युटली। देखिए बात सारी ये है, इंडिया का मामला जो ना, इंडिया में प्रॉब्लम ये जो आरएसएस की रिजीम है इनकी, ये प्रॉब्लम है इंडिया हुँ, में। एक मुल्क की शनाख्त को तो आप जो है वो कैंसिल आउट नहीं कर सकते ना। इंडिया के साथ तो पाकिस्तान के भी रिलेशन रहे हैं, हमने ट्रेड भी किया है, कश्मीर का मामला अलग है, जी। हमने ट्रेड भी किया आपस में। तो बात सारी ये कि एक मुल्क तो है, लेकिन हुँ, मुल्क के अंदर जो बैठा हुआ है कब्जा करके, और उस बंदे को कभी ना कभी तो जाना है। तो ठीक मोदी कह रहे हैं। सरकार जब जाएगी तब मेरे ख्याल में ताल्लुकात दोबारा रिस्टोर होंगे, वरना तो इनको दूर करना पड़ेगा। अगर इनको चाहिए इंडिया को, तो आई थिंक दूर करना पड़ेगा अपने आप को इसराइल से। बिल्कुल ठीक। 2004 का फ़तवा क्या था जो सैयद अली ख़amenei साहब ने दिया था? वो फ़तवा थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं यूरेनियम के हवाले से और ये जो मिसाइल एटम बम के हवाले से था? देखिए 2004 में आयतुल्लाह अली खामनाई को पता चला कि प्रोग्राम जो है वो हो सकता है स्टार्ट हो रहा हो न्यूक्लियर वेपन्स का, और उनके पास जी, जो है वो प्रपोजल लाया गया कि जी सब कुछ रेडी है, और हम जो है वो बहुत थोड़े टाइम के अंदर, क्योंकि ईरान कुछ ही ममालिक में से है जिसने न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पे मास्टरी हासिल की हुई है हुँ, डोमेस्टिकली। पूरे दुनिया में ऐसे 5 ममालिक हैं, उनमें से एक ईरान भी है। ठीक, तो प्रपोजल ये आया था कि ईरान बना सकता है। आयतुल्लाह खामनाई ने फतवा दिया, बोला कि ये हराम है, और ये जो है वो सही नहीं है कि कोई भी मुल्क ऐसा वेपन बनाए जो कि मास सिविलियन कैजुअलिटीज जो है वो पैदा कर सके। बिल्कुल ठीक। देखें, जो मिसाइलें हैं, मिसाइलों को टारगेट किया जाता है जगहों पे। न्यूक्लियर वेपन टारगेटेड नहीं होता, न्यूक्लियर हुँ, वेपन पूरे शहर के लिए होता है। सही कह तो रहे हैं। बात सारी ये है कि आप जब पूरे शहर के ऊपर मारेंगे, और आपका जाहिर है कोई निशाना नहीं है, फिर तो कलेक्टिव कलेक्टिव पनिशमेंट हाँ है जी, फिर। कलेक्टिव डैमेज है तो वो बिल्कुल। तो
यस, ऐसा हथियार तो दुश्मन के खिलाफ भी इस्तेमाल करने के लिए अप्रूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर देखें बात सारी ये है कि आज न्यूक्लियर बम है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, फिर जो है वो प्लूटोनियम बम आ जाएगा, फिर दूसरे वेपन्स आ जाएंगे, तो ये रेस कभी खत्म नहीं होगी। तो ठीक। ममालिक को चाहिए कि ऐसा प्रेसिडेंट जो है वो स्टैब्लिश करें कि न्यूक्लियर वेपन्स के बगैर भी ममालिक जो है वो दिखा सकें कि अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, बगैर इस चीज की जरूरत पेश आने के कि एक शहर को फॉर एग्जाम्पल वो उड़ा सकें। तो आई थिंक कि अब बहरहाल अब इसको फ्यूचर में किस तरीके से लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए राय तो मुख्तलिफ हो सकती है। आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई इस पे क्या फतवा देते हैं ये डिपेंड करता है। अच्छा, उनका वैसे क्या मौक़िफ़ है? मुज्तबा अली ख़ामेनी साहब का, सुप्रीम लीडर जो हैं अब ईरान के, उनका मौक़िफ़ क्या है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा से हमें करना चाहिए इसको स्टार्ट, या वो भी इसी मौक़िफ़ के साथ स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े हुए हैं कि नहीं, जो फतवा था हम उसी को फॉलो करेंगे? आपके ख्याल में क्या अभी तक? अच्छा, कोई आइडिया नहीं है कि क्या क्या उनका होगा ओपिनियन इस पे, लेकिन मेरा मानना यह है कि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई जो है वो ज्यादा, आई थिंक वो ज्यादा सख्त हैं आयतुल्लाह अली खामनाई से इन ठीक। चीजों में। और जी जी, आयतुल्लाह अली खामनाई तो फिर भी एक लिबरल, एज ए लिबरल जो है वो स्कॉलर देखे जाते हैं। आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई जो है वो वेरी हार्डकोर जो है वो एंटी हुँ। वेस्ट हैं, और मुझे नहीं पता कि वो क्या जो है वो उसके ऊपर, आयतुल्लाह अली खामनाई भी एंटी एंटी वेस्ट थे, हार्डकोर एंटी वेस्ट थे, लेकिन फिर भी उनके जो फतवे फिर भी थोड़े से रिलैक्स थे। हुँ। तो कहा यह जाता है कि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई जो है वो ज्यादा इस चीज के अंदर हो सकता है उनकी उनकी अप्रोच डिफरेंट हो, और मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या सोच होगी, लेकिन बहरहाल मुझे यही लगता है कि वो भी यही कहेंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल बिल्कुल में। ठीक, बिल्कुल ठीक। जॉन, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह एक सोच होती है, हर बंदे का एक विज़न होता है। आप उधर रहते हैं, आप सारी चीज़ों को कवरेज कर रहे होते हैं और ये सारी अप टू डेट आपके चैनल पे भी आ रही होती है और साथ-साथ आप व्हाट्सएप पे भी अपडेटेड हैं। मुझे ये बताइएगा, आपने अभी तक क्या देखा कि मुज्तबा अली ख़ामेनी का विज़न क्या है आगे? उनकी मतलब आपने जिस तरह कहा सख्त हैं, सख्त मिज़ाज हैं और कमांडर भी हैं, मैंने तो सुना है, बिल्कुल आपने ही बताया था। तो वो अब क्या आपको लगता है कि आगे मामलात को थोड़ा-सा हम बेहतर होते हुए देख रहे हैं, या उनकी निगरानी में थोड़े-से मामलात हमें और तरह से नज़र आएँगे? थोड़ा-सा ये एक्सप्लेन करिएगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है। आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई ने 17 साल की उम्र में वॉर फ्रंट पे जाके जंग लड़ी। ये नहीं कि वो किसी एसी की गाड़ी में बैठ के पीछे से देख रहे थे चीजों को, बाकायदा ऑन द ग्राउंड जंग लड़ी है जाके इराक के खिलाफ। जी। और उनको जो जो एक्सपर्टीज उनकी है, इंग्लिश में लैंग्वेज में महारत है, उनको दूसरी लैंग्वेजेस में भी महारत है, रेजिस्टेंस इकोनॉमी में उनकी हुँ। एक्सपर्टीज है कि इकोनॉमी को किस तरीके से रन किया जाएगा। मतलब ही इज नॉट अ नॉर्मल, वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं है, और जी, आयतुल्लाह अली खामनाई भी नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं थे। बिल्कुल ठीक। लेकिन बात सारी ये है कि जो दौर आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई देख रहे हैं, वो दौर है जंग की जो जंग शुरू हुई है डायरेक्ट अमेरिका और यूएस के साथ हुँ। कॉन्फ्रंटेशन, उस चीज का दौर देख रहे हैं। तो ठीक। अभी जो मुझे नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई का जो रहा है, आप अगर बयानात उठा के देखें आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई के, टोटली नो नो कॉम्प्रोमाइज व्हाटसोएवर। उन्होंने हुँ। बोला है कि रेड लाइंस अभी भी जो डॉक्टर कालीबाफ और डॉक्टर राची वगैरह जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, किस चीज से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई ने परमिशन दी हुई है कि आपने रेड लाइंस को क्रॉस नहीं होने देना, रेड लाइंस बिल्कुल के ऊपर ठीक, बात नहीं होगी। बिल्कुल और ठीक। वो रेड लाइंस मेरे ख्याल में अभी तक आपने देख लिया अब्दुल्लाही भाई, कि वो ना वो रेड लाइंस जो है वो कोई दूसरे लीडर की तरह नहीं है कि बोल दिया कुछ और किया कुछ और। अभी भी देख ठीक, रहे हैं आप कि रेड लाइंस जो है वो मुआहिदा जो हुआ है उसके अंदर सारी ईरान की रेड लाइंस प्रोटेक्टेड है। तो बिल्कुल ठीक। आगे भी मेरे ख्याल में सारी ईरान की रेड लाइंस अगर प्रोटेक्टेड होंगी तो ही वो आगे बढ़ेंगे, वरना हो ऐसा भी सकता है कि अगर रेड लाइंस पीछे जाती हुई नजर आई तो वो कह दें कि नहीं जी, ये जो है वो किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जॉन, जिस तरह मेमोरेंडम हुआ स्विट्ज़रलैंड में, हम सब ने देखा, एक बड़ी पीसफुल जगह थी जहाँ पर ये यूएसए भी आया, जेडी वेंस भी आए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी वहाँ मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे। इसी तरह ईरान की भी लीडरशिप थी, अब्बास अरागची साहब और भी मुख्तलिफ आप लोगों के मेन लीडरान जो वहाँ पर मौजूद थे। सब ने वहाँ पे एक सवाल किया कि जिस तरह टाई के हवाले से कहा जाता है कि सब ने टाई और पेंट कोट पहना हुआ था, अपनी शूटिंग की हुई थी। ईरान के लोग टाई क्यों नहीं लगाते? इसके बारे में भी लोग जानना चाहते थे, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिएगा। इसकी कोई पीछे मेन लॉजिक है या आपका ड्रेस कोड ही ये है? देखिए, टाई का ये कहा जाता है कि टाई का जो निशान है, जो सिंबल है, वो हजरत ईसा की क्रूसिफिक्शन का निशान है। मतलब जी। वो जो एक तरफ बांधा हुआ है, दूसरी तरफ बांधा हुआ है और नीचे से जो लटका हुआ है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि
हजरत ईसा की जो क्रूसिफिक्शन थी, उनके बकौल, हमारे बकौल तो नहीं है, हमारे बकौल तो वो गैब में चले गए, तो उसको जो है वो रिप्रेजेंट करती है। एक क्रॉस का सिंबल जो है वो मॉडर्न शक्ल उसकी टाई में आपको नजर आती है, ये सिंबलिज्म ठीक दिखाई जाती है। ठीक टाई ईरानी कल्चर में इसीलिए नहीं है क्योंकि इसको गैर मजहबी समझा जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम सबकी ये राय नहीं है, एक ही जैसी सबकी राय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, टाई में ऐसा कोई मसला नहीं है, ऑल्दो ओरिजिन इस तरीके से शुरू हो, लेकिन उसका आउटलुक अब इस तरीके का नहीं रहा कि उसको उसके साथ जो है वो तशबीहात उसकी दी जाएं। लेकिन फिर भी ईरान के अंदर यही माना जाता है कि भले उसको आज ऐसा ना माना जाता हो, लेकिन है तो रिप्रेजेंटेशन उस चीज की ही जिस चीज से वो ठीक शुरू हुई थी। तो इसलिए टाई जो है, यहाँ पे आप यहाँ पे लोग कोट पैंट पहनते हैं, यूजुअली यहाँ पे सब कोट पैंट पहने हुए होते जी हैं, और नॉर्मल ड्रेस कोड इनका फॉर्मल ही है, पैंट शर्ट कोट पैंट इस तरीके का ही है। ठीक लेकिन टाई लगाना ये मुनासिब नहीं समझते, बजाय इसके कि वो फिर अब कॉलर कॉलर बंद करके जो कॉलर टी बैन शर्ट, वाली जो बगैर शर्ट्स कॉलर टी होती शर्ट हैं। वो पहनते हैं। यस। बिल्कुल ठीक और आपने बिल्कुल देखा ठीक। और आपने देखा होगा कि अभी तक कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है ईरान का, या कोई भी ऑफिशियल नहीं है जो आपको टाई पहना हुआ नजर आए। हाँ जी, मैं इसीलिए मेरे सवाल था मेरे माइंड में, मैंने कहा ये ज़रूर पूछूं जॉन से कि ये इसके पीछे की असल वजह क्या है, क्योंकि हमें इंटरनेट पे तो बहुत सी वजूहत मिलती है, लेकिन हकीकत तो आपको बेहतर पता होगी ना कि उनके कल्चर और उनके नॉर्म्स क्या हैं। तो अच्छा किया आपने ये एक्सप्लेन कर दिया। जॉन, पाकिस्तान में तेल आपको कितने लीटर नज़र आ रहा है कि सस्ता हो जाएगा? क्या आपको नज़र आ रहा है कि 100 रुपये 120 रुपये भी नज़र आ रहा है कोई आगे फ्यूचर में पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस? देखें, अगर तो चीजें सही हो जाती हैं, ईरान की प्रोडक्शन कॉस्ट है 58 रुपीज पर लीटर। सही है, 58 रुपीज पर लीटर इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है ऑयल की। अगर ये एक्सपोर्ट करते हैं आलमी मंडी के हिसाब से, चले हम लगा लेते हैं आलमी मंडी के हिसाब से ये एक्सपोर्ट करते हैं, लेट सपोज उसके डिस्काउंट ऑल्दो देगा पाकिस्तान को, ये बात पक्की है कि फर्स्ट बाइंग डिस्काउंट, और ऑफिशियल से मेरी बात हुई है, बजट एंड प्लानिंग कमेटी के जो हैं उन्होंने भी यही कहा है कि अगर पाकिस्तान फर्स्ट अप्रोच करता है तो उनको डिस्काउंट जो है वो देने के लिए राजी हो जाएगी गवर्नमेंट। अच्छा ठीक और है। उसके अंदर बहरहाल देखा जाएगा कि एग्जैक्टली क्या टर्म्स डिसाइड होते हैं अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अगर ये भी होता है, और अगर आप रिफाइंड क्रूड भी, अगर अगर आप रिफाइंड ऑयल भी मंगवाएं, सब कुछ मंगवाएं, तो भी 150-200 रुपए तो कम होना कोई बात ही नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारा प्रेशर जो है हमारे ऊपर, जो टैक्स कलेक्शन है पाकिस्तान के अंदर, जो टैक्स कलेक्शन होती है अनफॉर्चुनेटली, वो टैक्स कलेक्शन तो आपको पता है कि किस तरीके से जो है वो ऑयल सही कह सेक्टर रहे हैं। से जनरेट और होती लेवी है। लगती है और अलहदा आपको से, पता फिर है वो कि एक इसके अंदर अलग चीज़ है। पेट्रोलियम लेवी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी, पेट्रोलियम लेवी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो देखें इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे, हम दुआ गो हैं कि हम ये देखें कि 120 या 130 या 150 रुपये पे पेट्रोल जाते हुए पाकिस्तान में, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं। देखिए ईरान में क्या होता है, ईरान में हर बंदे को एक कार्ड दिया हुआ है, ईरानी को एक कार्ड मिला हुआ है। ठीक मैं पेट्रोल खरीद रहा हूँ, खारजी हूं, मैं फॉरेनर हूं, मैं खरीद रहा हूँ फॉर एग्जांपल 8 रुपए का, लेकिन मैं ठीक अगर ईरानी हूं तो मैं खरीद रहा हूँ कितने का, 4 रुपए का, 3.5-4 रुपए का पेट्रोल मुझे मिलता है। लीटर। यस। पहले 60 लीटर जो सब्सिडी है, अब आप ये देखें कि ये मुल्क जो है वो जंग ज्यादा मुल्क, यहाँ पे बमबारी भी हो रही है, तेल रुका नहीं है यहाँ पे, और कोई लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, यहाँ पे प्राइस क्या है? और बिल्कुल। सब्सिडाइज रेट इतना मिला हुआ है, आवाम की आदतें खराब हुई हुई हैं यार। गवर्नमेंट अगर 4 रुपए से अगर 6 रुपए कर देना, तो यहाँ लोग यहाँ पे बाहर आके एहतजाज करके जो है वो गाड़ियां जलाना शुरू हो जाएं, ऐसा 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 भी हो सकता है। तो बात सारी ये कि वो दुनिया जिसमें ईरानी रहते हैं, वो दुनिया कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ना पानी के मसाइल पहले थे, और इसके अंदर शॉर्टेज की बात करते हैं, लेकिन आज तक एक कतरा बूंद का जो है वो कम नहीं हुआ पानी का। गैस जाने का तस्वुर नहीं है यहाँ पे, बिजली यहाँ पे जाती नहीं है। क्या बात। बहुत मतलब जंग में एक दफा हुआ था, पावर प्लांट को हिट किया था और 1 घंटे के लिए बिजली गई थी। आप सोचें, 1 घंटे के लिए बिजली गई थी। बस। तो बात सारी ये है कि यार अलग ईरानियों का अलग माहौल है, और आई थिंक पाकिस्तान में ये हो सकता है कि आप कार्ड्स बनाएं, आप मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडाइज रेट दें कार्ड बना के, और जो बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करने वाले हैं, जो जो फॉर एग्जांपल 3000 सीसी वाले या डाले वाले जितने भी हमारे लोग हैं, 2500 सीसी से ऊपर रखने वाले, उनको आप एक जो है वो फ्री रेट पे, जो फ्री रेट आपने 400 रुपए रखना है, 500 रुपए रखना है, मोस्ट वेलकम। लैंड क्रूजर वालों से आप 500 रुपए का दलवाएं। डीजल की जो गाड़ियां हैं उनका रेट आप एलोकेट करें, उनका अलॉट करें रेट, उनको भी सब्सिडाइज करें, लेकिन उसके अंदर जो आपने बर्डन को रिकवर करना है वो करना है बड़ी गाड़ियों से, और सही उनको कह करना रहे है हैं। लग्जरी कार से, या ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो गाड़ियां होती हैं, करोला फॉर एग्जांपल जैसी होती है, उन ठीक गाड़ियों, फिर इंसेंटिवाइज भी होगा, लोग इंसेंटिवाइज होंगे कि सस्ती गाड़ियां खरीदें, छोटी गाड़ियां खरीदें, जी। लोग इंसेंटिवाइज होंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, लेकिन उसके साथ साथ हालात को मूव करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भी साथ साथ डेवलप होना होगा। ईरान के अंदर हर शहर के अंदर मेट्रो स्टेशन है, जो मेजर शहर है उनके अंदर मेट्रो स्टेशन बने हुए, अंडरग्राउंड आपको 6-6 फ्लोर नीचे जाके 7 लाइनें हैं, तेहरान मेट्रो की 7 लाइन्स हैं, 7 लाइन्स ऑफ मेट्रो है अंडरग्राउंड। वाह। तो बात सारी है, यहाँ पे फ्री है इस वक्त जो मेट्रो की ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्री है।
अभी जब ये सारे मामला आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये तदफीन का मामला देख रहे हैं, तो किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन देखी जाएगी? मतलब वो लोग किस तरह से सफ़र करेंगे, गाड़ियों पे या मेट्रो ट्रेन्स के थ्रू किया जाएगा ये सारा सफ़र? क्योंकि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अप्रॉक्सीमेटली आ रहे हैं, आपने भी क्लेम किया ये बात। जी, एक बहरहाल प्रॉब्लम तो है, लेकिन ईरान का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है, ना सिर्फ वो मेट्रो में बल्कि बसेस में भी, इनकी जो बसेस हैं वो भी काफ़ी एक तो मेट्रो के अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो कांस्टेंट ट्रेन्स की मूवमेंट्स होंगी ताकि बैकलॉग उसमें क्रिएट ना हो। और दूसरा, मना कर दिया है कि गाड़ियां नहीं इस्तेमाल करें आप, जो 2 दिन सही। हैं तेहरान के अंदर जो तदफीन के दिन मुकर्रर किए हुए हैं, उसमें आप गाड़ियां जो है वो बाहर ना लेके आएं। ईरान उन मुल्कों में से है जहाँ पे कार ओनरशिप जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा कार ओनरशिप में से एक जो है वो ईरान है, और बहुत ज्यादा रश हो जाएगा अगर तेहरान के अंदर गाड़ियां इतनी ज्यादा जमा होती हैं। तो मना किया हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लोग यूज कर सकते हैं, और मेट्रो, आई थिंक मेट्रो ऑल्दो बिल्कुल 2 करोड़ लोगों को मैनेज करना आसान नहीं है, और इसके अंदर डिलेज जरूर आएंगे, प्रॉब्लम जरूर आएंगी, लेकिन आई थिंक किसी ना किसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल भी बिल्कुल ठीक। अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहाँ पे गाड़ियां जो हैं वो चल रही हो, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज्यादा लोगों की, आवाम की वॉकिंग ट्रैफिक होगी कि गाड़ियां फिर उसके बाद जो है वो नहीं नहीं यूज कर सकते आप। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इनका जनाजा कौन अदा कर रहा है? ये कोई अभी तक अपडेट आई जॉन? कोई अपडेट नहीं है। लोग पूछ रहे हैं आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई आएंगे या नहीं आएंगे, उस पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि देखें जब तक मामला पूरी तरीके से हल नहीं हो जाते तब तक ठीक। आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई सामने नहीं आएंगे। बिल्कुल और ठीक। वीडियो और ऑडियो मैसेज भी इसीलिए नहीं दिया जा रहा ताकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, देखें उनसे उनसे आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई से तमाम तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दूर रखे हुए हैं, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो रेडियो, कुछ भी हो। मतलब अच्छा। उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि सीआईए के पास तो अब ऐसी टेक्नोलॉजी है। जॉन किरियाकू जो एक्स सीआईए काउंटर टेररिज्म चीफ था, जी। उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो जो स्पीकर होते हैं जिससे आवाज आती है उसको भी टर्न करके वो माइक्रोफोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो ये क्लेम है, आई डोंट नो कितना सच है, लेकिन बहरहाल ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं इजराइल और अमेरिका के पास कि वो ट्रैक डाउन कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू। बिल्कुल तो ठीक कह कोई रहे भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई के पास नहीं जाता, ना वीडियो पैगाम ना ऑडियो पैगाम, क्योंकि फिर उसके अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसीज यूज होती मतलब है। वो दुनिया से वो पूरे कट ऑफ है इस टाइम मुश्तबा अली खamenei। नहीं, दुनिया से कट ऑफ तो नहीं है उस सेंस में कि उनको जो फिजिकल चीजें जो मिलती हैं वो तो मिल रही होती हैं, लेटर्स और सारी चीजें, और जो अखबारात हैं, जो चीजें हैं, वो तो मेरे सुनने में आया कि उनको मौसूल हो रही हैं सारी चीजें, और सारी चीजों ठीक। का एक्सेस है। ऑल्दो उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंफॉर्मेशन जो आती है वो डायरेक्टली नहीं होती, लेकिन फिर फॉर एग्जांपल एक बंदा उसको प्रिंट करके जो है फॉर एग्जांपल आगे देता है और लेके जाता है। तो मेरी मालूमात यही है, हो सकता है क्योंकि देखें किसी के पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हो सकता है सही। ये भी, इसमें भी कोई दूसरी बात हो असल में। लेकिन बिल्कुल ठीक। बहरहाल सेंसिबल यही है, और समझ में भी यही आता है कि एग्जैक्टली इसी वजह से उनको जो है वो नहीं किया मंजर जा यहाँ रहा पे नहीं कहीं लाया भी जा किसी भी रहा। जगह बिल्कुल पे ठीक। इलेक्ट्रॉनिकली सामने। बिल्कुल ठीक हो गया। जॉन, आखिरी सवाल, अभी अबनाए हुर्मुज़ के पास हेलीकॉप्टर गिरा एक, और 14 लोग मर गए हैं अरमको का, तो वो क्या मामला है? वो तो देखें, वो खुद ही तहकीक करके बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। मुझे नहीं पता कि क्या उसके अंदर, ऑल्दो वेदर कंडीशंस थी, क्या थी, लोग कह रहे हैं कि कुछ और मामला थे, टेक्निकल फॉल्ट था। मुझे नहीं, सैंड स्टॉर्म्स की सिचुएशन भी होती है और गर्मी ठीक। का मौसम है, तो सैंड स्टॉर्म भी बहुत ज्यादा होते हैं उस रीजन के अंदर। तो हो सकता है कुछ ऐसा मामला हो, बट आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली क्या इशू है, किस वजह से जो है वो क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। बिल्कुल ठीक हो गया। जॉन, बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया सारी चीज़ों को, और लोगों को भी उम्मीद है कि इसकी समझ आई होगी, और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद उनको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल अजीज सिद्दीक और जॉन हुसैन को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट किसी दिन फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई अपडेट के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।